हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ जो सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक कहिए या चैप्टर कहिए, अधिगम। आज मैं अधिगम के बारे में बताऊंगा जो सीटेट और एसटेट में 30 नंबर सीडीपी में जो पूछता है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इनको आज देखिए, अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ और अवधारणा क्या क्या अर्थ होता है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि अधिगम कहते किसको है। तो देखिएगा, अधिगम का अर्थ और अवधारणा। सबसे पहले क्या है, अधिगम का अर्थ और अवधारणा है। अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में होने वाले अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, जो अनुभव और अभ्यास के कारण होता है। जो अधिगम है, हमारे व्यवहार में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, एक बच्चा कैसा व्यवहार करता है, उसके अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन। बचपन में वो कैसे करता था, अब वो जवानी में क्या कर रहा है। जो बचपन में जो करतूत करता था, जवानी में जो करतूत अभी कर रहा है, इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ है उसी को अधिगम कहेंगे। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया, इसमें बच्चा किस तरह सोचता है और किस तरह सीखता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही बच्चों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें जो बच्चा किस तरह से सोचता है, कैसे सीखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। और साथ ही बच्चे का गलतियां क्या है, गलती करके सीख रहा है कि नहीं। यदि बच्चा बार बार गलती कर रहा है और गलती करने के बाद वो कुछ न कुछ नई चीज सीख रहा है, नवीन सोच ला रहा है और नया चीज सीख रहा है, उसको क्या कहेंगे, अधिगम की प्रक्रिया कहेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या है, अगला है अधिगम के क्या प्रमुख सिद्धांत। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखिएगा, अधिगम को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। हर वैज्ञानिक का अपना अपना मत है, हर एक वैज्ञानिक अलग अलग अपना मत को प्रस्तुत किए हैं। जैसे इवान पावलोव, उनका पूरा नाम क्या था, इवान पावलोव। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं और बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक तटस्थ उद्दीपन के बारे में प्रस्तुत करने तथा तटस्थ उद्दीपन के स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। पावलोव जी ने बताया है कि यदि किसी कार्य को करवाना हो तो उसके लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। उद्दीपन होता है क्या, उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उद्दीपन का मतलब समझिएगा, यदि किसी कार्य को करवाना है, कोई व्यक्ति है और एक कार्य है और इस कार्य को करवाना है, तो इस कार्य के करवाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है, यही हुआ उद्दीपन। यही क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। अब जैसे कि कई अलग अलग वैज्ञानिक ने बताए हैं कि कई सिद्धांत बताए हैं और उसमें कोई बिल्ली पर किए हैं, कोई कुत्ता पर किए हैं, कुत्ता के लार पर किए हैं, कोई चिंपैंजी सुल्तान नमक जो चिंपैंजी है उस पर किए हैं, सब अलग अलग किए हैं। सुल्तान नमक जो चिंपैंजी है उसमें क्या किए हैं कि चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, कमरा मतलब पिंजरा में, एक पिंजरा में बंद कर दिया जाता है और एक दरवाजा रहता है, उसको दरवाजा के बंद कर दिया जाता है। इसमें केला टांग दिया जाता है, केला तो क्या किया जाता है, यहाँ पे टांग दिया जाता है और यहाँ पे टेबल रख दिया जाता है। बंदर यहाँ पे रहता है और 2 टेबल या 3 टेबल रख दिया जाता है। वो टेबल को सरिया करके पहले तो इधर उधर उछलता है। जब उछल कूद करने के दौरान जब उसको नहीं मिलता है केला, तो क्या करता है कि इस टेबल को सरिया के एक स्टिक रहता है, एक स्टिक को क्या करेगा कि उस पर चढ़ करके, हाँ तो क्या किया, फिर उछाई के स्टिक के माध्यम से वो बंदर केला को प्राप्त कर जाता है। तो इसमें उद्दीपन कौन हुआ, कुछ स्टिक हुआ, टेबल हुआ, ठीक है। तो देखिएगा आगे, जैसे उदाहरण के लिए पावलोव ने जो सिद्धांत दिए थे चिंपैंजी पर दिए थे, नहीं दिए थे, वो दिए थे कुत्ता पर, कुत्ता के लार टपकने पर। वो क्या किए थे, एक कुत्ता था और उसके गले में क्या था, घंटी की आवाज पर कुत्ते का लार को टपकना। इसका उदाहरण क्या है, घंटी की आवाज पर कुत्ते द्वारा लार को टपकना। अब कैसे, एक कैमरा में कुत्ता को बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद कैमरा के बाहर एक घंटी क्या कहता है, एक घंटी को
बजाया जाता है और घंटी बजाने के बाद कुत्ता को खाना दिया जाता है। बार बार एक क्रिया करने पर, एक बार, दो बार किया, 3 बार किया, बार बार एक क्रिया करने पर जब घंटी बजे और खाना आ जाए, घंटी बजे खाना आ जाए, पहले घंटी बजा तो कुत्ता के मुंह में क्या हुआ, लार टपका कि खाना तो मिलवे करेगा, खाना उसको मिला, एक बार मिला, दोबारा फिर घंटी बजा, लार टपका, खाना मिला। और ऐसा ही करते करते कई बार यह अभ्यास करने पर क्या होता है कि जब घंटी बजाया गया तो कुत्ता के मुंह से क्या हुआ, लार टपका, खाना उसको मिले चाहे ना मिले, लेकिन जब घंटी की आवाज सुनता था कुत्ता तो उसको लार क्या होता था, टपकना स्टार्ट होता था। तो ये क्या हुआ, उद्दीपन। अगला है वीएफ स्किनर। जो वीएफ स्किनर जो नामक वैज्ञानिक थे, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत यह बताता है कि पुनर्बलन के माध्यम से व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों की अधिगम को प्रभावित करता है। ये बताया है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उनको सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से दोनों रूपों में क्या किया जाता है, प्रभावित किया जा सकता है। ये दिए हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, कैसे नियंत्रण किया जाता है, अपने व्यवहार में कैसे नियंत्रण किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाए। अब किसी किसी व्यक्ति में, किसी किसी बच्चा में सीखने की क्षमता अधिक होती है, किसी किसी में सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। तो अधिक होती है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसा थोड़ी है कि अब खास के मतलब उसको सीखने का ज्यादा लालसा है तो सब दिन एक ही चीज थोड़ी सीख जाएगा, उसको नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। सही उत्तर देने पर बच्चे का प्रशंसा करना, यदि कोई बच्चा सही उत्तर दिया है तो उसको प्रशंसा कीजिए, वो सीखने की उत्तेजना उसको बढ़ेगी और सीखना चाहेगा। अगला है थॉर्नडायक। थॉर्नडायक जो एडवर्ड थॉर्नडायक हैं, एडवर्ड थॉर्नडायक का उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने के मुख्य नियम जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रयास का नियम और सहायक नियम का वर्णन किया गया है। यह सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। जो थॉर्नडायक हैं बताए हैं क्या कि बच्चा जितना बार गलती करेगा उतने ही नई तरीका से सीखेगा। हर एक बच्चा अगर गलती करता है, कोई बच्चा आपके क्लास में बच्चा यदि गलती कर रहा है तो उसको डांटिएगा नहीं, उसको पीटिएगा नहीं, बल्कि उसको बार बार उस चीज को प्रयास करने के लिए दीजिएगा। वो क्या करेगा, बार बार अपने प्रयासों से कुछ ना कुछ नया तरीका हर बार सीखेगा वो। और एक बार जब सीखने पर सीख जाता है तो उसमें तत्परता जाती है, उसको सीखने की क्षमता मतलब कि लालसा जग जाती है, वो सीखना चाहता है, नया नया चीज सीखना चाहता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सॉरी माफ कीजिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दिए हैं, जीन पियाजे। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है यह बताता है कि बच्चे दुनिया को समझने के लिए किस तरह से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्थाएं बताया गया है। जीन पियाजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बताएं, कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। कैसे, बच्चा जो अपने मन से कुछ न कुछ नई नई तरीका को सीखता है, हर एक दिन वो क्या करेगा, नई नई तरीकों को सीखेगा, नई नई चीज बनाएगा। यदि उसको कोई खिलौना दे दिया जाए तो खिलौनों को क्या करेगा, उसको नया आइडिया ला दिए खिलौना उसको, तो नया उसको रहने नहीं देगा, कुछ ना कुछ उसको। यदि वो बच्चा चंचल होगा तो उसको क्या करेगा, खोलेगा, तोड़ेगा, खोल के देखेगा कि इसके अंदर क्या है, उसको अंदर अलग अलग पार्ट को अलग करेगा। तो क्या इसी के कारण क्या बोले हैं, जीन पियाजे बोले हैं कि जो छोटा नन्हा वैज्ञानिक होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चे की अवस्था इन्होंने 4 बताई है। बोले हैं कि जीन पियाजे ने बताए हैं कि बच्चों की 4 अवस्था होती है। पहला संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। और औपचारिक सक्रिय अवस्था जो 11 वर्ष से उससे ऊपर होता है। इसमें हम बता दिए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, मूर्त अवस्था में क्या होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के एक और नाम है, इसको अमूर्त अवस्था कहते हैं। एक होता है मूर्त सक्रिय अवस्था और एक होता है अमूर्त सक्रिय अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा इसमें हम बता दिए थे संवेदी पेशी में क्या हरकत बच्चा करता है और पूर्व संक्रियात्मक में क्या हरकत करता है। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या करेगा, मूर्त चीजों को देख करके, जो चीज अब उसके सामने रहेगा उसको देख करके वो सीखेगा, नकल करके बच्चा सीखता है। बच्चा बड़े लोगों की बहुत नकल करता है कि बड़े लोग कैसे कर रहे हैं,
जैसा व्यवहार बड़े लोग करते हैं वैसे ही बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या करेगा, जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो बच्चा अपने जो सामने नहीं है, जो सामने है वो भी कार्य करेगा, और जो सामने उसके सामने नहीं है वो भी कार्य करेगा। जो उसको सूझ रहा है, उसके नंगी आंखों से सूझ रहा है, वो भी काम करेगा, और जो नहीं सूझ रहा है वो भी वो काम कर देगा जब वो 11 वर्ष से ऊपर जाता है। तो अगला क्या है, अगला है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये रशियन वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक हैं, और ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया एक सामाजिक गतिविधि है जो दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। इसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पौड़ जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। इन्होंने बताए हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है, जुड़कर सीखता है, और इनको एक सहारा की आवश्यकता होती है। पौड़ का मतलब क्या होता है, सहारा देना, अलामबान। यदि क्वेश्चन में पौड़ आ जाए, पीछे क्वेश्चन करवाए हैं, यदि पौड़ आ जाए, सहारा आ जाए, अलामबान आ जाए, तो सब क्या है, बच्चे के लिए पॉजिटिव बात है। और क्वेश्चन में रहता है कि पौड़ का सिद्धांत किसने दिया, तब वाइगोत्स्की ने दिए। अक्सर लेव वाइगोत्स्की जो हैं और जीन पियाजे दोनों में अक्सर झगड़ा होते रहता है। झगड़ा क्या, हमारा बेटी नहीं, बातों के लिए झगड़ा होता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं क्या कि बच्चा में पहले विचार आता है, तब मतलब कि भाषा आता है। लेकिन वो कहते हैं कि जी, एक कहते हैं कि पहले भाषा आता है तब विचार आता है, या एक कहते हैं कि पहले विचार आता है तब भाषा, वो कहता है भाषा आता है तब विचार आता है। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको देखिएगा, हम एक ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं, एक ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। वो ट्रिक है क्या, यदि जैसे कि ट्रिक गांव देहात से जुड़ा हुआ ट्रिक है, हमको याद करना है बस, और कुछ करना नहीं है। देखिएगा, किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी गांव देहात में नाम रहता है विवाह, विवाह करके नाम रहता है। तो देखिएगा, विवाह कैसे लिखते हैं, विवाह, विवाह, विवाह गई कहाँ, प्याज लेने, मतलब पहले विचार तब भाषा, मतलब पहले बी से विचार आएगा और भा से बाद में भाषा आएगा। तो कहाँ गई थी, प्याज लेने, मतलब जीन पियाजे ने सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे ने बोले हैं कि पहले विचार आएगा तब भाषा आएगा। विवाह कहाँ गई, प्याज लेने। और एक ट्रिक और है कि विवाह का उल्टा क्या होता है, भाभी, भावी। इस सबके घर में है भाभी जो है, भाभी का मतलब होता है आने वाले, लेकिन वैसे याद नहीं करना। भाभी का मतलब होता है, याद करना कि घर में हर किसी का भाभी होते हैं। इसका 2 भाई है, शादी होता है, भाभी आए करेंगे। तो भाभी गए कहाँ, शाम के समय में देखिएगा, गांव देहात में खाना बनता है तो गैस पर थोड़ी बनता है, चूल्हा पर बनता है। और चूल्हा पर क्या होता है कि चूल्हा पर बर्तन चढ़ाने से पहले लेप चढ़ाया जाता है। तो भा से भाभी, भाभी कहाँ गई, लेप चढ़ाने, यानी भा से भाषा और बी से विचार, पहले भाषा तब विचार। भाभी कहाँ गई थी, लेप चढ़ाने, लेप का मतलब लेव वाइगोत्स्की। ऐसे एक दूसरे से जोड़कर सीखना है। भाभी गई लेप चढ़ाने, मतलब पहले भाषा तब विचार, लेव वाइगोत्स्की। और विवाह गई प्याज लेने, पहले विचार तब भाषा, प्याजे। ऐसे एक दूसरे से जोड़कर सीखना है, हम लोग का याद करना है बस, ये ट्रिक था। आगे चलिए, गेस्टॉल्स का सिद्धांत। जो वैज्ञानिक गेस्टॉल्स थे वो भी अपना मत दिए हैं और बताए हैं कि यह बताते हैं कि सीखना केवल टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूपों से होता है। यह अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। बात सही है, सीखना अलग अलग टुकड़ों में नहीं होता है। बच्चा को यदि अलग करके सिखाइएगा वो सीखेगा नहीं, उसको समूह में सिखाइए, एक साथ रख कर सिखाइए, वो सीखेगा। जितना अलग करने पर वो नहीं सीख पाता है, उतना एक साथ करने पर सीखता है। आप लोग के हम आगे बताएंगे टैग वर्ड के बारे में कि नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, वो भी लिखा देंगे। उसके बारे में से भी समझा देंगे कि बच्चे को एक साथ जोड़कर पढ़ाना पॉजिटिव बात है, बच्चे को अलग अलग करके पढ़ाना नेगेटिव बात है, बच्चे को भ्रमण के द्वारा सिखाना पॉजिटिव बात है, बच्चे को अलग अलग भ्रमण नहीं करवाना, घर पे ही रखना, क्लास में ही बताना, बुक से ही पढ़ाना नेगेटिव बात है, बच्चे को पुरस्कार देना नेगेटिव बात है। ये सब बताएंगे, आगे बताएंगे। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन दिए थे, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिए थे। यह सिद्धांत कहता है कि लोग दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखता है। इसमें अवलोकन और प्रतिरूपण महत्वपूर्ण है। बात सही है, बच्चा हम पहले ही बताएं कि बच्चा क्या करता है, एक दूसरे से नकल करके सीखता है, देख करके सीखता है।
और इसमें जो अवलोकन है, अवलोकन का करने का मतलब संचित करना, बातों को संचित करना, उस चीजों को संचित करना जो नकल करके देखा, वो ज्ञान को संचित करना अवलोकन कहलाता है। उदाहरण से बच्चे अपने माता पिता या शिक्षक को व्यवहार को नकल करके सीखता है। जैसे जिस तरह से एक छोटा बच्चा है और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में है तो क्या करता है, 2 से 6 वर्ष की जो बच्चा है वो क्या करेगा, घर में माता पिता को देखेगा कि यदि वो फोन चला रहे हैं तो बच्चा भी फोन के लिए रोएगा, जब तक उसको फोन नहीं दीजिएगा वो खाना तक नहीं खाएगा। और यदि देखता है कि उनके माता पिता डेली वर्क कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, काम करके आते हैं, बुक पढ़ते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं घर में, और ये भी बात नहीं बोलते हैं, तो क्या करेगा, बच्चा भी और ये बात नहीं बोलेगा, उसे बोलने में डर लगेगा। लेकिन यदि बच्चे को सिखाया जाएगा डेली से, उसको मतलब कि डेली उसको गाली सिखाइए तो डेली गाली सीखेगा और गाली देने में नहीं हिचकिचाएगा, सबके सामने आप जहां भी रहिए आपको दे देगा, क्योंकि उसके पास डर नहीं है, डर खत्म हो है। और नकल करके बच्चा जो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में है और 2 से 6 वर्ष की अवस्था में है, जैसा दिखाइएगा और वैसा ही सीखेगा। अगला है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत क्या कहलाता है, देखिएगा, अब्राहम मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रमक सिद्धांत। इस सबसे क्वेश्चन तो ना पूछता है, लेकिन जो इसमें दिया गया है तो पढ़ना जरूरी है। मेन टॉपिक आपको है लेव-वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ये पावलर हाल वगैरह, इसमें से क्वेश्चन आता है, सबका अलग अलग मत है, वो दिए हैं, अधिगम के बारे में बताएं। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत मानव प्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध को बताता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद उच्च स्तर की जरूरतों की पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। ये सिद्धांत ये बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति सीख जाता है, कोई बच्चा कोई काम करने के लिए वो सीख जाता है तो चाहता है कि हम आगे काम करें, और आगे बढ़ने की उसको लालसा होती है, आगे जरूरतों को पूरा करने के लिए वो प्रेरित होता है, अपने आप से अंत व्यक्ति होता है वो, जो खुद से प्रभावित होता है और क्या करता है, वो आगे बढ़ता है। और आगे दिया गया है सीटेट के लिए तैयारी संबंधी सूचना। ये मेरा मत है, ये टॉपिक में नहीं है, ये मेरा मत है कि सीटेट को तैयारी कैसे करें। पहला है संवैधानिक समझ। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो उसमें संवैधानिक समझ बहुत जरूरी है। सभी सिद्धांत को गहराई से समझना और उनके मुख्य विचार, प्रमुख प्रतिपादन और शैक्षिक निहितार्थों पर ध्यान देना। फिर है व्यवहारिक अनुप्रयोग। इन सिद्धांतों को कक्षा शिक्षण स्थिति में कैसे लागू करें, जो चीज आप सीखे हैं उसको कैसे अपने वर्ग में लागू करें, यह समझना। परीक्षा में अक्सर इन सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सीडीपी जो है बच्चों को जीवन और टीचर के जीवन, ये दोनों के संबंध के बारे में ही पूछता है। और इसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियां क्या है, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों जैसे कि पुनर्बलन, पाड़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अनुकूलन, आत्मसत्यकरण की स्पष्टता को समझ विकसित होना चाहिए। पाड़ क्या है, पाड़ इसमें है क्या, सहारा, आलंबन। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, निजी क्षेत्र अपना उसका हुआ, उस क्षेत्र को समझ उनको होना चाहिए। अनुकूलन मतलब उस वातावरण के अनुकूल उसको ढालना चाहिए। आत्मसत्यकरण, आत्मसत्यकरण का मतलब क्या होता है, वो अपने आप से संतुष्ट है या नहीं। अगला है अभ्यास। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें ताकि आप परीक्षा के पैटर्न पर प्रश्न पूछने के तरीके से परिचित हो। अभ्यास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाइए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में, उसी के अनुसार आपको ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। तो ये था अधिगम, ये था अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में हमने बता दिया और आप लोग इसे अगला क्लास में हम इसे क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे, और एक बताया कि निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड उसको भी बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।